पिछली क्लास में हमने बाइडेंटेड लिगेंड उभयदंतुक लिगेंडों के साथ बनने वाले संकुलों के स्थायित्व के बारे में पढ़ा था, जिसमें थायोसाइनेट और आइसोथायोसाइनेट लिगेंड में कौन ऐसा लिगेंड कौन सल्फ़र की तरफ से जुड़ेगा और कौन मेटल आयन से नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ेगा, इसका अध्ययन किया था। जिसमें देखा था कि कोबाल्ट +2 कठोर अम्ल होने के कारण जो है थायोसाइनाइड लिगेंड के साथ अधिक आसानी से जुड़ जाता है, में नाइट्रोजन की तरफ से अधिक आसानी से जुड़ेगा और संकुल बनाएगा, जबकि पैलेडियम के साथ सल्फ़र वाले हिस्से से अधिक आसानी से यह थायोसाइनाइड आयन जुड़ता है और संकुल बनाता है, क्योंकि पैलेडियम +2 मृदु अम्ल की भांति कार्य करता है और मृदु अम्ल मिलकर स्थायी बंधन का निर्माण करते हैं। और कोबाल्ट +2 कठोर अम्ल की भांति कार्य करता है, इसलिए यहाँ पर नाइट्रोजन के हिस्से से जुड़ेगा और आइसोथायोसाइनाइड कॉम्प्लेक्स का निर्माण कठोर अम्ल क्षार अभिक्रिया होगी। इसी तरीके से अगला अनुप्रयोग है लवणों की विलयशीलता की व्याख्या करना। यहाँ पर कुछ लवण जो है विशेष परिस्थिति में अम्ल या क्षार में घुल जाते हैं, कुछ नहीं घुल पाते हैं। तो इसको जैसे मरकरी ऑक्साइड HCl में विलयशील होता है, जबकि HgS मरकरी का सल्फाइड HCl में विलय नहीं होता। इसका कारण यह है कि Hg जो है मरकरिक आयन जो अम्ल की भांति कार्य करता है, मृदु अम्ल की भांति कार्य करता है, जबकि ऑक्साइड आयन कठोर क्षार की भांति कार्य करता है। HCl में H+ आयन कठोर अम्ल की भांति कार्य करता है और Cl- आयन मृदु क्षार की भांति कार्य करता है, और यह अभिकृत होकर HgCl2 मृदु क्षार अभिक्रिया और H2O में कठोर अम्ल कठोर क्षार अभिक्रिया करके स्थायी लवण व विलयशील लवण का निर्माण करते हैं। इसी तरीके से HgS में Hg+2 और सल्फाइड -2 दोनों ही मृदु प्रकार के अम्ल और क्षार हैं, और यह स्थायी बंधन होता है जो आसानी से नहीं टूटता है, और यह HCl में अविलय रहता है। तो जितना अधिक बंधन स्थायी होगा कठोर अम्ल कठोर क्षार या मृदु अम्ल मृदु क्षार का, वह उतनी आसानी से नहीं टूटेगा और एक प्रबल बंध का मजबूत बंध का निर्माण करते हैं। इसलिए वह जो मजबूत बंध का निर्माण करेंगे वो आसानी से विलय नहीं होंगे। इसी तरीके से कॉपर +2 आयन और कैडमियम +2 आयन का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ कॉपर +2 आयन एंड कैडमियम +2 आयन। जब किसी विलयन में कॉपर आयन और कैडमियम आयन को पृथक करना हो और इसमें पृथक करने के लिए हम इसमें KCN और H2S गैस प्रवाहित करते हैं, जिसके कारण कैडमियम प्लस आयन CDS कैडमियम सल्फाइड के रूप में अवक्षेपित हो जाता है, जबकि कॉपर प्लस आयन कॉपर साइनाइड के कॉम्प्लेक्स के निर्माण कर विलयन में ही रह जाता है। जैसे अभिक्रिया के आधार पर समझें तो कॉपर +2 आयन मृदु अम्ल की भांति कार्य करता है, साइनाइड - आयन मृदु क्षार की भांति कार्य करता है। इसलिए दोनों अभिकृत होकर बहुत आसानी से अधिक मजबूत बंध मृदु अम्ल मृदु क्षार का संकुल बनाते हैं, जो कि बहुत अधिक स्थायी है। और कैडमियम उतना अधिक स्थायी कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाता है साइनाइड के साथ। जब हम इसमें H2S गैस प्रवाहित करते हैं तो कैडमियम आयन जो है आसानी से कैडमियम सल्फाइड के रूप में अवक्षेपित हो जाता है, क्योंकि यह सल्फाइड आयन मृदु क्षार की भांति कार्य करता है और यह कैडमियम सल्फाइड के रूप में अवक्षेपित होकर अधिक मजबूत बंध बनाता है और कैडमियम साइनाइड का बंध टूट जाता है। इसी आधार पर हम अन्य गुणों की भी व्याख्या
इस सिद्धांत के आधार पर कर सकते हैं। जैसा पूर्व में भी पढ़ा गया सहजीविता, तो यहाँ सहजीविता का एक अन्य उदाहरण के आधार पर भी जाना जा सकता है। जैसे कोबाल्ट का में एक पहले कॉम्प्लेक्स में 5 साइनो समूह और एक फ्लोराइड समूह जुड़ा हुआ है। साइनो समूह मृदु क्षार की भांति कार्य करता है और कोबाल्ट जो है आयन जो है वह भी मृदु है। तो लेकिन फ्लोराइड जो है वह कठोर है। तो ये कोबाल्ट भी 5 CN जुड़े होने के कारण, साइनाइड समूह जुड़ने के कारण यह मृदु अम्ल की भांति ही कार्य करता है और फ्लोराइड जो है वह कठोर क्षार की भांति, इसलिए यह बंधन इतना अधिक स्थायी नहीं हो पाता। लेकिन जब कोबाल्ट का पेंटासाइनो कोबाल्ट आयोडाइड कॉम्प्लेक्स जो है उसमें जो 5 CN है वह भी मृदु अम्ल की भांति, मृदु क्षार की भांति कार्य कर रहे हैं और कोबाल्ट भी मृदु है, वो बन जाता है 5 समूहों के कारण। और साथ ही एक अन्य मृदु क्षार आयोडाइड समूह भी इसमें जुड़ जाता है। इस कारण से यह बंधन और अधिक स्थायी हो जाता है। इसलिए इनमें यदि तुलना करें तो आयोडाइड कॉम्प्लेक्स जो है कोबाल्ट पेंटासाइनो का आयोडाइड कॉम्प्लेक्स जो है वो अधिक स्थायी है अपेक्षाकृत पेंटासाइनो कोबाल्ट फ्लोराइड का कॉम्प्लेक्स से। इसी तरह अन्य लिगेंड जिसमें अमोनिया और आयोडाइड हैं, कोबाल्ट का ही कॉम्प्लेक्स है और कोबाल्ट में अमोनिया के साथ फ्लोराइड है। तो ये जैसा कि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, NH3 समूह जो है वह कठोर क्षार की भांति कार्य करता है। इसलिए कोबाल्ट NH3 मिलकर ये क्या कठोर हो जाते हैं और आयोडाइड मृदु है, इसलिए ये कम स्थायी होते हैं क्योंकि यहाँ पे कठोर और मृदु के बीच बंधन होता है। उसी तरीके से यदि फ्लोराइड में देखें तो पहले से ही कठोर है कोबाल्ट का अमोनिया के साथ जुड़ना और फिर उसके बाद फ्लोराइड उसमें और जुड़ जाता है तो यह उसको और कठोर बना देता है। जैसा हमने पूर्व में सहजीवन में पढ़ा था कि मृदु क्षार उस स्थान पर जुड़ेगा जहाँ पहले से ही मृदु समूह जुड़े हुए हैं और कठोर क्षार उस स्थान पर जुड़ेगा, उस केंद्र पर जुड़ेगा जहाँ पहले से ही कठोर समूह जुड़े हुए हों। तो इस आधार पर हम स्थायित्व की व्याख्या कर सकते हैं। अगला हैलोजन विनिमय अभिक्रियाएं। तो बहुत सी अभिक्रियाएं जिसमें हैलोजन एक्सचेंज होता हो, एक एल्काइल समूह से में हैलोजन का, जैसे हमने एल्काइल हैलाइड में देखें तो वहाँ पर एक हैलोजन का दूसरे हैलोजन से विस्थापित अभिक्रिया यहाँ HSAB सिद्धांत के आधार पर करवाई जा सकती है और उसको समझा जा सकता है। जैसे एल्किल हैलाइड में एल्किल क्लोराइड और NaI की यदि अभिक्रिया कराएं सोडियम आयोडाइड की, तो RI एल्किल आयोडाइड बहुत आसानी से बन जाएगा और NaCl भी बाहर निकल जाएगा। इसका कारण ये है कि RCl कठोर क्षार की भांति कार्य कर रहा है और NaI में सोडियम आयोडाइड में सोडियम आयन कठोर अम्ल है, वह आयोडाइड आयन मृदु क्षार है। तो यह R भी मृदु, क्योंकि R जो है वो सीमावर्ती है, वो मृदु अम्ल और मृदु क्षार या कि दोनों की भांति कार्य कर सकता है अभिक्रिया की आवश्यकता के अनुसार। इसलिए मृदु और कठोर दोनों ही अम्लों की भांति कार्य करने के कारण यह आयोडाइड से विकृत होकर मृदु प्रकार का बंध बना लेते हैं, जो कि काफ़ी स्थायी बंध है। इसलिए NaCl में भी यहाँ पर NAB+ जो है वह भी कठोर अम्ल की भांति कार्य कर रहा है और क्लोराइड माइनस भी यहाँ कठोर क्षार की भांति कार्य करता है। इसलिए ये स्थायित्व की वृद्धि के कारण, बहुत अधिक स्थायित्व होने के कारण यह अभिक्रिया आसानी से संपन्न हो जाएगी और आयोडाइड आयन जो है वह क्लोराइड आयन को विस्थापित करके स्थायी संकुल का निर्माण, स्थायी एल्किल आयोडाइड का निर्माण कर देगा। यदि एल्किल आयोडाइड की सिल्वर फ्लोराइड से अभिक्रिया कराई जाए तो यह RF एल्किल फ्लोराइड और
सिल्वर आयोडाइड का निर्माण कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एल्किल आयोडाइड मृदु है और AgF में सिल्वर आयन मृदु और फ्लोराइड आयन कठोर क्षार है। तो यहाँ पर यह बंधन इतना मजबूत नहीं होगा, इसलिए AgF आसानी से टूट जाएगा और RF कठोर हो जाएगा और AgI मृदु प्रकार का स्थायी लवण बनाएगा, जो कि इस अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगला है परिवर्ती संयोजकता वाले धातुओं की कठोरता उनकी ऑक्सीकरण अवस्था के ऊपर निर्भर करती है। जैसे ही ऑक्सीकरण अवस्था का मान में बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उसकी कठोरता बढ़ती जाएगी, क्योंकि ऑक्सीकरण अवस्था आवेश की मात्रा बढ़ने पर आकार उसका छोटा हो जाता है और उस छोटे आकार के कारण इसकी कठोरता में वृद्धि हो जाती है। उदाहरण के लिए निकिल में निकिल 0 ऑक्सीकरण अवस्था, निकिल +2 सीमावर्ती और निकिल 4 जो है कठोर अम्ल की भांति कार्य करेगा। उसी तरीके से अन्य Fe+2 और Fe+3 में देखें तो Fe+2 की तुलना में Fe+3 अधिक कठोर अम्ल की भांति कार्य करेगा। तो एक तुलनात्मक अध्ययन ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर हम पहचान सकते हैं कि कौन अधिक कठोर होगा। इसी तरीके से अगला अनुप्रयोग है अभिक्रिया की दिशा का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ ए रिएक्शन। किसी भी अभिक्रिया में वह किस दिशा में यह अभिक्रिया संपन्न होगी, उसके बारे में पता लगाया जा सकता है। यह वही HSAB सिद्धांत जिसमें कठोर अम्ल क्षार मृदु अम्ल क्षार स्थायी बंधन का निर्माण करते हैं। जैसे यदि किसी अम्ल की अभिक्रिया CH3HgOH से करवाई जाए तो CH3Hg जैसा पूर्व में हम पढ़ चुके हैं कि यह मृदु अम्ल की भांति कार्य करता है और OH समूह कठोर क्षार की भांति कार्य करता है। इसलिए यहाँ पर H2O कठोर अम्ल कठोर क्षार मिलकर H2O बनाएंगे और CH3Hg मृदु अम्ल जो है वह बाहर निकल जाएगा, यानी यह अभिक्रिया अग्र दिशा की ओर चलेगी। इसी तरीके से यदि मरकरी CH3Hg की जगह CH3SH काम में लिया जाए तो H+ आयन कोई भी अम्ल जैसे जिसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित है, तो वह जैसा कि हम पूर्व में जानते हैं H+ आयन कठोर अम्ल की भांति कार्य करता है, CH3Hg मृदु अम्ल की भांति कार्य करता है और SH जो है वो मृदु क्षार की भांति कार्य करता है। तो यहाँ पर CH3Hg SH के बीच जो बंधन है मृदु अम्ल क्षार प्रकार का बंधन है, तो यह स्थायी बंधन होने के कारण इतनी आसानी से नहीं टूटेगा और अभिक्रिया में H2S और CH3Hg+ इतनी आसानी से नहीं बनेगी। अतः यह अभिक्रिया विपरीत दिशा में चलेगी और इस बंधन के स्थायित्व के आधार पर हम अग्र दिशा और उसकी पश्चिम दिशा के बारे में हम जान सकते हैं और उसका आकलन कर सकते हैं। अगला अनुप्रयोग है जल अपघटन। किसी भी लवण का जल अपघटन संभव है या नहीं है, इसका निर्धारण भी HSAB प्रिंसिपल सिद्धांत के आधार पर किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए लिथियम फ्लोराइड और लिथियम आयोडाइड में को देखें, इसके बारे में जानें तो लिथियम फ्लोराइड और लिथियम आयोडाइड में कौन आसानी से जल अपघटित हो जाएगा। लिथियम जैसा हम जानते हैं लिथियम प्लस आयन कठोर अम्ल की भांति कार्य करता है, फ्लोराइड आयन कठोर क्षार की भांति कार्य करता है, आयोडाइड माइनस आयन मृदु क्षार की भांति कार्य करता है। तो यहाँ पर LiF जो है लिथियम फ्लोराइड है, उनमें कठोर अम्ल कठोर क्षार बंधन होने के कारण यह स्थायी बंधन होगा और यह उतनी आसानी से जल अपघटित नहीं होगा, क्योंकि जल में भी
जो है H+ आयन कठोर अम्ल और OH- कठोर क्षार है। तो यह बंधन लिथियम आयोडाइड का तो टूट जाएगा, लेकिन लिथियम फ्लोराइड का नहीं टूटेगा। लिथियम आयोडाइड में लिथियम आयन कठोर अम्ल की भांति कार्य कर रहा है और आयोडाइड माइनस जो है मृदु क्षार की भांति कार्य कर रहा है। इसलिए यह बंधन लिथियम आयोडाइड का आसानी से टूट जाएगा जल की उपस्थिति में, और यह अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी और यह जल अपघटित हो जाएगा। तो हम इस जल अपघटन की अभिक्रिया को आसानी से समझ सकते हैं, इसलिए अन्य लवणों पर भी इसका उपयोग किया जा सकता है।